हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, उनकी हिस्ट्री, किस तरीके से उन्होंने जर्मन की पॉपुलेशन को अपनी तरफ किया और यहूदियों की किस तरीके से उन्होंने इतनी बेदर्दी से हत्या की, और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में हिटलर का क्या हाथ था। इन सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एमिन में हुआ। उनके फादर का नाम एलॉयस हिटलर और मदर का नाम लारा पॉल्जल था। उनकी माँ के हिटलर से पहले 3 बच्चे और थे, लेकिन वो सब किसी न किसी वजह से मर गए थे। इसलिए हिटलर अपनी माँ के बहुत लाडले थे। लेकिन हिटलर का अपने फादर के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। बचपन में तो वो काफ़ी रिलीजियस थे। चर्च में प्रेयर करना उनकी पसंदीदा चीज़ों में से एक था। वो बचपन से ही जर्मनी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड थे। उन्हें जर्मनी से इतना लगाव था कि वो रहते तो ऑस्ट्रिया में थे, लेकिन नेशनल एंथम वो जर्मनी का गाते थे। 1903 में उनके फादर की डेथ हो गई और कुछ सालों के बाद उनकी माँ की भी। अब ना खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए, तो उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे कि पेंटिंग, पोस्ट कार्ड और भी कई तरह के। सोर्सेज के हिसाब से यही वो टाइम था जब हिटलर के मन में यहूदियों के लिए नफरत पैदा हुई। अब यहूदी कौन थे? यहूदी, जिनको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका रिलीजन जुडाइज्म होता है। 1913 में वो ऑस्ट्रिया से जर्मनी शिफ्ट हुए और वहाँ शिफ्ट होते ही उन्होंने आर्मी में जाने के लिए अप्लाई किया। और आप जानकर हैरान होंगे कि 1914 में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई और यहीं से शुरुआत हुई उनके आर्मी के सफ़र की। अब उनके मन में जर्मनी के लिए पहले से ही बहुत प्यार था, तो उन्होंने आर्मी में बखूबी काम किया और बहुत सारे मेडल्स भी जीते। लेकिन जब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने जर्मनी के नेताओं को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। वर्ल्ड वॉर 1 में हारने के बाद जर्मनी के लोग बहुत ह्यूमिलिएटेड थे, बहुत अपमानित फील कर रहे थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में साइन हुई थी 28 जून 1919 में, उसमें जर्मनी के अगेंस्ट ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा हुए। अब ये भी जान लेते हैं कि उस ट्रीटी में ऐसा क्या था। उनकी आर्मी में अब बस 1 लाख आदमी ही रह सकते थे। नेवी में सिर्फ 6 बैटलशिप रखी जा सकती थी और कोई भी सबमरीन नहीं रख सकते थे। यहाँ तक कि एयरफोर्स भी अलाउड नहीं थी। जर्मनी को 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स पे करने थे, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 हार गई थी और उसे कॉम्पनसेट करने के लिए ये अमाउंट देनी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें अपनी काफ़ी टेरिटरी भी लूज करनी पड़ी। जर्मन्स के ऊपर ये गिल्ट था कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत करी है, और इस ट्रीटी को लेके जर्मनी के लोगों में बहुत गुस्सा भरा था, क्योंकि एक तो उनकी आर्मी कम कर दी, दूसरी बात उनसे अमाउंट ले लिया, और तीसरी चीज़ उनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। यहाँ पर सामने आया एडोल्फ हिटलर, जिसने 1919 में DAP नाम की पार्टी ज्वाइन की। ये जो पार्टी थी, ये एक जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, और मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी यहूदियों के पूरी तरह अगेंस्ट थी। अब एक तो हिटलर पहले से ही यहूदियों के इतने अगेंस्ट थे, और उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की। अब उनके मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत और ज़्यादा इंटेंस हो गई, और इसी पार्टी का नाम आगे जाकर नाजी पार्टी पड़ा। हिटलर ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हम जर्मनी का सब कुछ वापस लाएंगे, और यहूदियों के अगेंस्ट तो इतने भाषण दिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जर्मनी की इज्जत फिर से एक बार बढ़ाने का जिम्मा लिया। जर्मनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थी, तो उसको सुधारने का वादा भी किया। ऐसा बोलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्राउड अपने साथ ले लिया, क्योंकि सब लोगों में गुस्सा था वर्ल्ड वॉर 1 को लेके, और हिटलर का भरोसा दिलाने पर कि हम वो सब वापस ले आएंगे, लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी और लोगों ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। उन्होंने हिटलर को एज अ सेवियर देखा, एज अ रक्षक के रूप में देखा कि ये जो आदमी है ना, ये हमारे देश की इज्जत वापस लाएगा। अब हिटलर ने ना यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। उनको ये बात बखूबी पता थी कि जर्मनी इकोनॉमिकली, मिलिट्रली और ज्योग्राफिकली टूट चुका है, और लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए?
लोगों को चाहिए कि कोई किसी भी तरीके से वो उन लोगों को इकट्ठा करे और जर्मनी की इज्जत वापस ले आए। बस यही सब चीज़ें हिटलर ने जर्मनी के लोगों को ऑफर की और जर्मनी के लोगों को अपने पीछे लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 1921 में उन्हें नाजी पार्टी का चेयरमैन भी बनाया गया। वर्ल्ड वॉर 1 तक जिसको कोई जानता भी नहीं था वो आज 7वें आसमान पर था। 1924 में हिटलर को जेल की सज़ा हुई, लेकिन अपना जेल टर्म काटने से पहले ही वो बाहर आ गए। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अब जर्मनी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें तो अपना नाम कमाना था, उन्हें पावरफुल बनना था। और 1929 में हिटलर की किस्मत ने उसका साथ भी दिया। जर्मन स्टॉक मार्केट भयंकर गिरी, लोगों की नौकरियां चली गई, यहाँ तक कि जर्मनी के बैंक भी बंद हो गए। तो अब फिर से हिटलर सामने आए और उन्होंने जर्मनी के लोगों से वादा किया कि मैं आपकी नौकरियां वापस लेके आऊँगा, मैं जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन सही कर दूंगा। यहाँ से ही हिटलर की सियासी सफ़र की शुरुआत होती है। 1932 के जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें हिटलर भी खड़े हुए, लेकिन वो हार गए। 1933 में वो जर्मनी के चांसलर के रूप में इलेक्ट हुए। अब पावर में आने के बाद हिटलर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट की डेथ के बाद उन्होंने सबसे पहले खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया और यहीं से शुरुआत हुई यहूदियों के दर्दनाक मौत के सफ़र की। अब यहाँ से हम कहानी को 2 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि यहूदियों पर, मतलब कि ज्यूज पर क्या क्या टॉर्चर हुए और क्यों लोगों के मन में यहूदियों को लेकर इतना हेटरेट था। वहीं दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी को बड़ा बनाने की कोशिश की गई। पहले पार्ट को समझते हैं। यहूदियों को बहुत टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फोर्स लेबर, ऐसी ऐसी कहानियाँ कि रूह कांप जाए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और डेथ कैंप्स बनाए गए यहूदियों को मारने के लिए। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और डेथ कैंप्स में फ़र्क क्या है। डेथ कैंप्स में कंप्लीटली मार दिया जाता था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कहा जाता था कि आप इनसे कोई भी काम करवाओ, आप इनसे लेबर करवाओ, कुछ भी करवाओ जिससे वो हमारे काम आ जाए। लेकिन हाँ, दोनों में होती अल्टीमेटली डेथ ही थी। सबसे ज़्यादा डेथ्स इस ऑसिट्स वॉल कैंप में हुई थी। यहाँ पे गैस चेम्बर्स होते थे। हिटलर क्या करता था, वो यहाँ पे गैस छोड़ता था। अब गैस क्या करती है, वो पूरा जला देती थी और लास्ट में सिर्फ एशेस बचती थी, जिसको आप चाहे बहा दो या उसके साथ कुछ भी करो। ट्रेन्स में भर भर के इन यहूदियों को लाया जाता था और डेथ कैंप में धकेल दिया जाता था। आप खुद सोचिए कि उनकी कितनी बुरी हालत कर दी थी हिटलर ने। अब ये जान लेते हैं कि हिटलर को इन यहूदियों से इतनी नफरत थी क्यों। यहाँ पे हम 2 रीजंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीजन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो इन यहूदियों को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता था। और दूसरी चीज़ जो कि उनको और ज़्यादा नफरत के लिए उनको प्रेरित करती थी, वो थी कि जो ज्यूज थे वो जर्मनी में सबसे एजुकेटेड और सबसे अमीर लोग थे। और आप खुद सोचिए कि जो इंसान ज़्यादा अमीर होता है उनसे नेचुरली नफरत आ ही जाती है। और जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने सरेंडर किया तो हिटलर ने ठान ली कि अब तो मैं इन यहूदियों को नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं इनको टॉर्चर करूंगा और जर्मनी से चुन चुन के मारूंगा। बस यही रीज़न था कि उनके मन में यहूदियों के लिए इतनी नफरत थी। जर्मनी के लोग भी वर्ल्ड वॉर 1 के लिए कहीं ना कहीं इन यहूदियों को ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे। और वो ये बोलते थे कि बाहर के लोग तो हमें बाद में हराएंगे, पहले तो घर के लोगों ने ही हमें हरा दिया। और इसी को बोलते हैं स्टैब इन द बैक मिथ। यहाँ पर एक स्टोरी सुनने में आती है कि जो हिटलर की गर्लफ्रेंड थी वो भी यहूदी थी, जिसने कि उनको धोखा दिया। और हिटलर ने ये ठान लिया कि अब मैं इन यहूदियों से बदला लेकर रहूँगा। अब ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हिटलर को किसी का डर नहीं था। हिटलर को इस बात से बहुत डर लगता था कि कहीं लोग उसके अगेंस्ट खड़े ना हो जाएं, इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं करता था कि खुले में ही यहूदियों को लेकर जा रहा है और गैस चेंबर में भर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या करता था, वो छुपके से ट्रेन में भर के यहूदियों को लेके जाता था और गैस चेंबर्स में भरता था। और हाँ, जो गैस चेंबर्स थे वो भी ऐसे खुले में नहीं थे, वो पेड़ से ढके हुए होते थे। मतलब अगर कोई भी इंसान दूर से इन गैस चेंबर्स को देखेगा
तो उसको पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं कितनी सीक्रेसी से उसने ये काम किया है, और यहूदियों का ये एक्सटॉर्शन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही रुका। हिटलर को सपोर्ट करने वाले थे कैपिटलिस्ट, क्योंकि उस टाइम पर ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, जो कि मेन रीज़न बना वर्ल्ड वॉर 2 का। अब कैपिटलिस्ट क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि भाई हिटलर को लाओ ताकि हमारा धंधा चल सके। अब ये जो कैपिटलिस्ट लोग थे ना, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हिटलर ने। उसने ज्यूज़ के अगेंस्ट नफ़रत फैलाना शुरू कर दिया। बोला कि हम इन यहूदियों की वजह से हारे हैं, हम इनको ख़त्म कर देंगे। और वो यहाँ नहीं रुका। ज्यूज़ मतलब कि यहूदियों के अगेंस्ट उसने लॉज निकाले, और उसने एक ऐसी आर्मी बनाई जिसका बस एक ही काम था, जाओ, ढूंढो और मारो। ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, ये स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए बने थे जो जर्मनी के अगेंस्ट बोलते थे। हिटलर कहता था कि जो जर्मनी का नहीं, उसको जीने का कोई भी हक नहीं है। अब कानून में हिटलर क्या लेके आया? उसने बोला कि जो खून से जर्मन है, बस वो ही जर्मनी में रहेगा और कोई जर्मनी में नहीं रह सकता। अब ज्यूज घूम नहीं सकते थे, शॉप नहीं खोल सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर एक बात और, हिटलर आर्यंस को सबसे ऊपर मानता था और सबके ऊपर यही चीज़ थोपता था। देख रहे हैं आप कितनी बुरी हालत कर दी थी इसने यहूदियों की। अब यहूदियों के बारे में तो जान लिया, अब समझते हैं दूसरे पार्ट को। हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साई की टर्म्स को धीरे धीरे साइड कर दिया। ट्रीटी के अकॉर्डिंग उनको आर्मी सिर्फ 1 लाख तक ही अलाउड थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी। वो देखना चाहते थे कि जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 1 जीती है, जैसे कि फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, ये लोग कितना बर्दाश्त कर पाते हैं इस चीज़ को। वो अच्छी तरह समझता था कि इनमें से कोई भी देश दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करेगा, इसलिए वो अपना काम करता रहा। हिटलर ने जर्मनी में मिलिट्री सर्विस को भी मैंडेटरी कर दिया। और हिटलर के 2 मकसद थे। सबसे पहला मकसद उसका ये था पूरे यूरोप में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, और उसका दूसरा मकसद था वेस्टर्न पावर जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन, इनको हरा देना। साथ ही साथ वो जर्मन पॉपुलेशन को ईस्ट की तरफ बढ़ाना चाहता था, क्योंकि जर्मन के ईस्टर्न साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन को काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल थे। 12 मार्च 1938 हिटलर अपनी नाजी आर्मी को लेके ऑस्ट्रिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंडर जर्मनी के हाथ से ऑस्ट्रिया चला गया था, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अब वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत हैरानी वाली चीज़ हुई। जब हिटलर वहाँ पर पहुँचा और जब नाजी आर्मी भी वहाँ पर पहुँची, तो ऑस्ट्रिया के लोगों ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया, और ये चीज़ बहुत ही हैरानी वाली थी। एक चीज़ और है यहाँ पर कि वेस्टर्न पावर ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, वो बस उनको देखती रही। इसके पीछे 2 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था कि वेस्टर्न पावर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझती थी कि जर्मनी की इस ट्रीटी की वजह से वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, इसलिए अब वो थोड़ी तो अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न था, वो ये था कि वेस्टर्न पावर जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से एक दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो। अब इसी वजह से जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अपना कब्जा कर लिया। इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन बहुत भारी क्वांटिटी में मिलते थे। जब एलाइज को ये पता चला, अब एलाइज यहाँ पर क्या है? एलाइज है फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और जो भी बाकी कंट्रीज थी। अब ये जो एलाइज थे, इनको पता चला कि जर्मनी इस देश पर कब्जा करने वाला है। उन्होंने यहाँ भी कुछ नहीं किया, क्योंकि सेम रीज़न था, वो एक और वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते थे और उन्होंने जर्मनी को अपनी मनमर्जी करने दी। सितंबर 1938 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 3 बार जर्मनी गए बात करने कि वो चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा ना करें। इनफैक्ट अपनी 3rd विजिट में उन्हें फ्रेंच और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने भी ज्वाइन किया। आप देख रहे होंगे कि हिटलर की कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा थी कि हिटलर ने इन सबको कन्विंस किया और ये सब मान भी गए कि ठीक है, आप चेकोस्लोवाकिया को एनेक्स कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन एरियाज़ को जहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं। और इस चीज़ पर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ। लेकिन हिटलर कहाँ रुकने वाला था। मार्च 1939 में
हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया को कब्जा लिया। यहाँ से ये बात साफ थी कि वो बस कुछ ज़मीन के टुकड़े नहीं चाहता था, बल्कि जर्मनी को इतना बड़ा बनाना चाहता था कि दुनिया देखे। वो ईस्टर्न यूरोप में जर्मन एम्पायर खड़ा करना चाहता था और धीरे धीरे वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करता रहा। और इसी तरीके से 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, जिसमें टोटल 30 कंट्रीज इंक्लूडेड थी और कहा जाता है कि बहुत से करोड़ों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। जर्मनी के साथ इटली और जापान खड़े थे और उनके अगेंस्ट थे फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन और कुछ एक्सटेंट तक चाइना भी। स्टार्टिंग में तो हिटलर की नाजी आर्मी को जीत मिली, लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर कम होने लगी और हिटलर को भी इस चीज़ का आइडिया होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने इवा ब्रॉन नाम की लड़की के साथ तीसरी शादी की और शादी के अगले ही दिन हिटलर अपनी हार को मान चुका था और उन्होंने खुद को गोली मार ली और उसकी तीसरी पत्नी ने भी अपनी जान दे दी। उसके सुसाइड से वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गया। हिटलर को उसके काम की वजह से 20th सेंचुरी का सबसे बुरा इंसान माना जाता है। ये सब बातें सुन के आप समझ ही चुके होंगे कि हिटलर क्यों आज भी इतना फेमस है और उसको तानाशाह क्यों कहा जाता है। आपके जो भी व्यूज़ हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, please subscribe to my channel and like the video.